भोलानाथ गांव का एक सीधा साधा आदमी हर 5 साल में आने वाले त्योहार का बेसब्री से इंतजार करता था। ये त्योहार था चुनाव का, जहां उसे मुफ्त का माल मिलता था। भोलानाथ को देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था या विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं था। उसे बस अपने घर, अपने खेत और अपनी गाय से मतलब था। इस बार चुनाव में 3 उम्मीदवार थे: शेर सिंह, चालाकराम और ईमानदाराम। शेर सिंह, एक दबंग नेता, लोगों को मुफ्त बिजली का वादा कर रहा था। चालाकराम, एक चालाक व्यापारी, लोगों को मुफ्त पानी देने का दावा कर रहा था। ईमानदाराम, एक ईमानदार और कर्मठ नेता, लोगों से विकास और प्रगति का वादा कर रहा था। भोलानाथ के लिए चुनाव करना आसान था। शेर सिंह के मुफ्त बिजली के वादे ने उसके दिल को छू लिया। भोलानाथ ने सोचा, मुफ्त की बिजली मिलेगी तो मैं पंखा चला सकूंगा, टीवी देख सकूंगा। ईमानदाराम के विकास और प्रगति के नारों से उसे कोई सरोकार नहीं था। चुनाव के दिन भोलानाथ ने शेर सिंह को वोट दिया। शेर सिंह चुनाव जीत गया। पर जैसे ही शेर सिंह सत्ता में आया, बिजली के दाम बढ़ गए। भोलानाथ को धोखा महसूस हुआ। अगले चुनाव में चालाकराम ने मुफ्त पानी का वादा किया। भोलानाथ ने फिर से अपने मुफ्त के माल के लालच में आकर चालाकराम को वोट दिया। परिणाम वही रहा, पानी के दाम बढ़ गए। भोलानाथ हताश हो गया। ईमानदाराम ने फिर से चुनाव लड़ा और लोगों से अपने देश के लिए सोचने की अपील की। पर भोलानाथ ने सोचा, अब तक तो सभी नेताओं ने मुझे धोखा दिया है, ये भी क्या अलग होगा। भोलानाथ ने फिर से अपने मतलब के लिए, कुछ रुपयों के लिए, एक भ्रष्ट नेता को वोट दिया। भोलानाथ जैसे अनगिनत लोगों का स्वार्थ और लालच देश को एक अंधेरे कुएं में धकेल रहा था, जहां से बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। चलिए, वोट का सौदा कहानी के बिंदु को और उदाहरणों से सजीव करते हैं। भोलानाथ के पड़ोसी रघुनाथ एक किसान है जो अपने खेत के लिए सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहता है। चुनाव के दिनों में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा सब्सिडी का वादा करता है, रघुनाथ उसी को वोट देता है, चाहे वो उम्मीदवार कितना ही भ्रष्ट क्यों न हो। रघुनाथ के लिए देश की अर्थव्यवस्था या विकास से ज्यादा जरूरी है अपने खेत के लिए मुफ्त की खाद और बीज प्राप्त करना। गांव का एक नौजवान सूरज बेरोजगार है। चुनाव के दिनों में एक नेता उसे सरकारी नौकरी का प्रलोभन देता है, बशर्ते वह उसे वोट दे। सूरज नौकरी की चाहत में उस नेता को वोट दे देता है, इस बात से बेखबर कि वह नेता भ्रष्ट है और अपने वादे को पूरा नहीं करेगा। गांव की एक बुजुर्ग महिला चंपा देवी अपनी जाति के नेता को वोट देती है, चाहे वह नेता कितना ही अयोग्य क्यों न हो। चंपा देवी के लिए देश से ज्यादा जरूरी है अपनी जाति का प्रतिनिधित्व संसद में हो। चुनाव के दिनों में कुछ नेता लोगों को मुफ्त की शराब बांटते हैं ताकि वे उन्हें वोट दें। भोलानाथ जैसे कुछ लोग शराब के लालच में आकर अपने वोट का सौदा कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि वे देश के भविष्य को किसके हाथ में सौंप रहे हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से वोट का सौदा कहानी ये दर्शाती है कि कैसे जनता का स्वार्थ, लालच और अज्ञानता भ्रष्ट नेताओं को सत्ता में लाने में मदद करती है और देश को एक अंधकार में भविष्य की ओर ले जाती है। एक आलीशान होटल के एकांत कमरे में विभिन्न पार्टियों के दिग्गज नेता आगामी चुनावों की रणनीति बनाने बैठे थे। माहौल सिगार के धुएं और महंगी शराब की गंध से सराबोर था। भाई साहब, इस बार जनता को कैसे साधेंगे? वो ईमानदारी की बातें सुनकर थक चुकी है। एक स्थानीय दल के नेता ने अपने सिगार की राख झटकते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, जनता भोली है। बस उनके लालच को समझो और उसी पर प्रहार करो। एक राष्ट्रीय पार्टी के दिग्गज नेता ने अपने भारी भरकम शरीर को सोफे पर टिकाते हुए कहा, हम इस बार मुफ्त बिजली, पानी और लैपटॉप का वादा तो पुराना हो गया। एक युवा नेता ने अपने स्मार्टफोन पर आंखें गड़ाए हुए कहा, अरे इस बार कुछ नया करते हैं। हर वोट पर 500 रुपए नकद और गांव में मुफ्त वाईफाई का वादा करते हैं। एक दूसरे नेता ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ सुझाव दिया, वाह, ये तो गजब का आइडिया है। इसके लिए तो जनता अपना वोट बेचने को तैयार हो जाएगी। एक अन्य नेता ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, पर भाई साहब, इतना पैसा कहाँ से आएगा? एक थोड़ा चिंतित नेता ने पूछा, अरे चुनाव जीतने के बाद तो तिजोरी अपने हाथ में होगी, फिर तो जितना चाहे उतना कमा लेंगे।
जनता को क्या पता, वो तो बस अपने छोटे से फायदे के लिए वोट देती है। दिग्गज नेता ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। कमरे में मौजूद सभी नेताओं ने एक साथ हंसी से गूंज उठा। उन्हें यकीन था कि उनकी चुनावी चालबाजी कामयाब होगी और जनता एक बार फिर उनके जाल में फंस जाएगी। और हाँ, जाति और धर्म का तड़का लगाना न भूलें। एक नेता ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, लोगों को उनके धर्म और जाति के नाम पर भड़काओ, उन्हें डराओ कि दूसरी पार्टी उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। हाँ, और सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने में कोई कसर न छोड़ें। एक युवा नेता ने उत्साह से कहा, हमारी आईटी सेल इस काम में माहिर है। जनता सच और झूठ में फर्क भी नहीं कर पाएगी। और हाँ, कुछ धार्मिक नेताओं को भी अपने पाले में कर लो। एक अनुभवी नेता ने सुझाव दिया, उनसे लोगों को समझाओ कि हमारा वोट करना ही धर्म का पालन है। पर भाई साहब, इस सब में खर्चा तो बहुत आएगा। एक नेता ने फिर से चिंता जताई, अरे, चुनाव जीतने के बाद तो खजाना अपने हाथ में होगा, फिर तो जितना चाहे उतना कमा लेंगे। जनता तो भोली है, वो तो बस अपने छोटे से फायदे के लिए वोट देती है। दिग्गज नेता ने अपने शब्दों को दोहराया जैसे यह उनका मंत्र हो। नेताओं की यह घृणित रणनीति बनकर तैयार हो गई थी। उन्हें यकीन था कि जनता एक बार फिर उनके जाल में फंस जाएगी और वे अपने स्वार्थ और लालच से देश को लूटते रहेंगे। होटल के कमरे से बाहर एक अलग ही दुनिया थी, जहां हम लोग अपने जीवन की मुश्किलों से जूझ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके भाग्य का फैसला कुछ स्वार्थी और लालची नेताओं ने एक आलीशान कमरे में बैठकर कर लिया है। भोलानाथ के लिए 500 रुपए का वादा एक बड़ी रकम थी। उसकी झोपड़ी की छत टपक रही थी, बच्चे के लिए स्कूल की फीस जमा करनी थी और गाय बीमार थी। मुफ्त वाईफाई का मतलब था कि उसका बेटा दुनिया देख पाएगा, चाहे वो दुनिया सोशल मीडिया के छोटे से मोबाइल स्क्रीन पर ही क्यों ना हो। रघुनाथ के लिए सब्सिडी का मतलब था कि वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पाएगा। कई बार सूखा पड़ने से उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। सरकार की मदद ही उसकी इकलौती उम्मीद थी। सूरज नौकरी की चाहत में उस नेता के झूठे वादे में फंस गया जिसने उसे सरकारी नौकरी का सपना दिखाया था। बेरोजगारी की मार झेल रहे सूरज के लिए नौकरी पाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, चाहे उसके लिए उसे अपने सिद्धांतों से भी समझौता क्यों न करना पड़े। गांव की एक बुजुर्ग महिला चंपा देवी ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसके लिए दुनिया उसके गांव और उसकी जाति तक ही सीमित थी। वह मानती थी कि उसकी जाति का नेता ही उसकी समस्याओं को समझ सकता है, चाहे वह नेता कितना ही भ्रष्ट क्यों न हो। दूसरी तरफ गांव का एक धार्मिक गुरु स्वामी सदानंद अपने अनुयायियों को एक खास पार्टी को वोट देने के लिए कह रहा था। उसका दावा था कि यह पार्टी ही उनके धर्म की रक्षा कर सकती है। स्वामी सदानंद के प्रभाव में आकर गांव के बहुत से लोग अपने धर्म के नाम पर अपने वोट का इस्तेमाल करने को तैयार थे, बिना ये सोचे कि वे देश के भविष्य को किसके हाथ में सौंप रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है। का एक धार्मिक गुरु स्वामी सदानंद अपने अनुयायियों को एक खास पार्टी को वोट देने के लिए कह रहा था। उसका दावा था कि यह पार्टी ही उनके धर्म की रक्षा कर सकती है। स्वामी सदानंद के प्रभाव में आकर गांव के बहुत से लोग अपने धर्म के नाम पर अपने वोट का इस्तेमाल करने को तैयार थे, बिना ये सोचे कि वे देश के भविष्य को किसके हाथ में सौंप रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है। चुनाव नजदीक आ रहे थे और नेता अपने वादे और प्रलोभन लेकर जनता के बीच जा रहे थे। भोलानाथ, रघुनाथ, सूरज, चंपा देवी और स्वामी सदानंद जैसे अनगिनत लोग इन नेताओं के जाल में फंसने को तैयार थे। देश का भविष्य दांव पर लगा था और जनता अपने वोट की ताकत से उसे बचा भी सकती थी और बर्बाद भी कर सकती थी। चुनाव का दिन आ ही गया। गांव में रौनक थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर तरफ नेताओं के पोस्टर और झंडे लहरा रहे थे। भोलानाथ ने 500 रुपये और मुफ्त वाईफाई के लालच में अपना वोट उसी नेता को दे दिया जिसने ये वादा किया था। रघुनाथ ने अपने खेत के लिए सब्सिडी पाने की चाहत में उस नेता को वोट दे दिया जिसने सबसे ज्यादा सब्सिडी का वादा किया था। सूरज ने नौकरी का सपना देखते हुए उस नेता को वोट दिया जिसने उसे सरकारी नौकरी का झूठा वादा किया था। चंपा देवी ने अपनी जाति के नेता को वोट दिया और स्वामी सदानंद के अनुयायियों ने उनके कहे अनुसार वोट दिया। नतीजे आए तो जाहिर हो गया कि ज्यादातर भ्रष्ट नेता ही जीत कर आए थे। जनता के लालच
अज्ञानता और जातिवाद ने उन्हें एक बार फिर जीत दिलाई थी। भ्रष्ट नेताओं ने सरकार बनाई और अपने वादे पूरे करने के बजाय अपनी तिजोरियां भरने में लग गए। भोलानाथ को न तो 500 रुपये मिले, न ही मुफ्त वाईफाई। रघुनाथ को सब्सिडी नहीं मिली और उसकी फसल सूखे की मार झेल गई। सूरज को नौकरी नहीं मिली और वह बेरोजगार ही रहा। चंपा देवी की समस्याएं जस की तस रहीं और स्वामी सदानंद के अनुयायी भी किसी तरह का फायदा नहीं उठा पाए। एक बार फिर जनता को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्रष्ट नेता सत्ता में आ चुके थे और देश का भविष्य एक बार फिर अंधकार में डूब गया था। ईमानदारी की हार, बेईमानी की जीत। चुनावी हार ने विजय बाबू को तोड़ दिया था। सालों से उन्होंने ईमानदारी से जनता की सेवा की थी, लेकिन जनता ने उन्हें उनके भ्रष्ट विरोधी के लिए ठुकरा दिया था। ईमानदारी का क्या फायदा, वो अपने से पूछते रहते, जब जनता खुद भ्रष्टाचार को गले लगा रही है। विजय बाबू के साथी सुरेश ने उन्हें समझाने की कोशिश की, विजय भाई, हिम्मत मत हारो, हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। एक दिन जनता को सच का एहसास जरूर होगा। लेकिन विजय बाबू का विश्वास डगमगा चुका था। उन्होंने देखा था कि कैसे भ्रष्ट नेता ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे थे, जबकि वो खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच बेईमानी ही कामयाबी की कुंजी है? धीरे धीरे विजय बाबू का मन भी बदलने लगा। उन्होंने छोटे मोटे भ्रष्टाचार शुरू कर दिए, थोड़ी रिश्वत लेना, थोड़ी हेराफेरी करना। शुरू में उन्हें अपराधबोध होता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी इस दलदल में फंसते चले गए। एक दिन सुरेश ने उन्हें रिश्वत लेते हुए देख लिया। विजय भाई, यह आप क्या कर रहे हैं? सुरेश ने दर्द भरी आवाज में पूछा। सुरेश, तुम क्या समझोगे? विजय बाबू ने कड़वे मन से कहा, इस दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें बेईमान बनना होगा। सुरेश हताश होकर वहां से चला गया। उसे अफसोस था कि विजय बाबू जैसे ईमानदार इंसान भी भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हो गए थे। यह एक दुखद सच था कि ईमानदारी की हार ने कई और ईमानदार लोगों को बेईमानी का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर दिया था। भ्रष्टाचार की आंधी में बिखरता आदर्श। विजय बाबू का ये बदलाव उनके आसपास के लोगों के लिए भी एक धक्का था। युवा कार्यकर्ता, जो उन्हें अपना आदर्श मानते थे, अब उनसे नजरें चुराने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया था, वो खुद भ्रष्टाचार के रास्ते पर कैसे चल सकता है। कुछ ने हिम्मत करके विजय बाबू से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन विजय बाबू अब बदल चुके थे। वे गुस्से से भरे हुए थे और अपनी नई चुनी हुई राह का बचाव करते थे। दुनिया बदल गई है, वे कहते, यहाँ सीधे साधे रहकर कुछ नहीं हासिल होता। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें इस गंदी खेल में शामिल होना होगा। विजय बाबू की यह बात सुनकर उनके युवा समर्थकों को गहरा धक्का लगा। उन्हें एहसास हुआ कि व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वो ईमानदार लोगों को भी अपने रंग में रंग देती है। उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या इस व्यवस्था में ईमानदारी के लिए कोई जगह बची है। विजय बाबू का ये पतन एक खतरनाक रुझान की ओर इशारा करता था। भ्रष्ट नेताओं की जीत और ईमानदार नेताओं की हार ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां ईमानदारी को कमजोरी और बेईमानी को ताकत के रूप में देखा जाने लगा था। यह एक दुष्चक्र था जो समाज को लगातार कमजोर कर रहा था। कली पुरुष, विवेक का भक्षक। कली पुरुष कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके कोई भयावह दांत या खून से सनी पंजे नहीं थे, न ही कोई विकराल रूप। उसकी शक्ति थी माया, जो मन के अंदर घुसकर विवेक को ग्रसित कर लेती थी। वो इंसानी कमजोरियों का शिकार करता, लालच, अहंकार और स्वार्थ को हवा देता और धीरे धीरे अपने शिकार को बुराई के दलदल में धकेल देता। सबसे डरावनी बात ये थी कि जो उसके चंगुल में फंस जाता, उसे इसका एहसास तक नहीं होता था कि वह एक राक्षस की माया का शिकार हो चुका है। कली पुरुष के लिए सब एक समान थे, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब, धर्म, रूप, रंग, अमीर या गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़ क्यों न हो। उसकी नजर में सब बस एक शिकार थे, जिन्हें वह अपनी माया से बांधकर उनके अंदर छिपी बुराई को जागृत कर सकता था। उसने असंख्य लोगों को अपना शिकार बनाया था। नेता जो जनता की सेवा करने आए थे, वो सत्ता के लालच में उसके गुलाम बन गए। धार्मिक गुरु जो प्रेम और करुणा का संदेश देते थे,
वह अहंकार और लोभ में फंस गए। अमीर व्यवसायी जो समाज की भलाई के लिए काम कर सकते थे, वह और अधिक धन के लोभ में अनैतिक रास्ते अपनाने लगे। कली पुरुष का प्रभाव हर तरफ था। वह हवा में घुली जहर की तरह था, जो धीरे धीरे समाज को अंदर से खोखला कर रहा था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी को इसका एहसास तक नहीं था। चुनाव परिणामों की घोषणा होते ही कली पुरुष के चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट फैल गई। एक बार फिर उसके जाल ने सफलतापूर्वक काम किया था। झूठे वादे, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, ये सब उसके हथियार थे, और जनता ने एक बार फिर खुद को उनका शिकार बनाया था। भ्रष्ट नेताओं की जीत ने उसके मन में एक गहरा संतोष भर दिया। यह उसके अंधेरे साम्राज्य की एक और जीत थी। उसकी नजर विजय बाबू पर पड़ी, जो अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुका था। विजय बाबू की आंखों में अब वो चमक नहीं थी, जो कभी ईमानदारी और सेवा की भावना से चमकती थी। उनकी जगह अब एक खोखलापन था, एक शून्यता, जो कली पुरुष के प्रभाव का प्रमाण थी। कली पुरुष ने विजय बाबू को देखा और एक ठंडी हंसी हंसी। उसे विजय बाबू पर तरस नहीं आया, बल्कि एक विकृत आनंद की अनुभूति हुई। एक और आत्मा उसकी गिरफ्त में, एक और प्यादा उसके खेल में। विजय बाबू की हार उसके लिए एक और जीत थी, एक और प्रमाण कि उसकी माया अजेय थी। चुनाव की गर्म हवा थम चुकी थी और जनता एक बार फिर अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आई थी। लेकिन विजयी नेता, जिनके भाषणों में विकास, सुधार और ईमानदारी की गूंज थी, वो अपने वादे भूल चुके थे। कली पुरुष का जहर अब उनके मन में पूरी तरह घुल चुका था। सत्ता सुख का आनंद लेते हुए वो भ्रष्टाचार के दलदल में धीरे धीरे डूबते चले गए। सरकारी खजाने को अपनी निजी तिजोरी समझकर लूटने लगे, जनता के लिए बनाई गई योजनाओं में घपला करने लगे। जिन लोगों ने उन्हें अपनी उम्मीदों का प्रतीक मानकर चुना था, वही अब उनकी नीतियों का शिकार होने लगे। मीडिया में धीरे धीरे उनके घोटालों की खबरें आने लगीं। विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कली पुरुष का प्रभाव इतना गहरा था कि सब आवाजें दब गईं। उन्होंने अपने भ्रष्ट साथियों का एक जाल बुन लिया था, जो उन्हें हर तरह से सुरक्षित रखता था। कली पुरुष अपनी सफलता पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, चाहे वो कितना भी ईमानदार क्यों न हो। और सबसे बुरी बात ये थी कि जनता इस सब से अनजान थी। वो अभी भी उसी नेता पर भरोसा कर रही थी जो उन्हें धोखा दे चुका था। कली पुरुष की माया से सारा देश बेशक नहीं घिरा था। कुछ चमकते सितारे अभी भी अंधेरे आसमान में दिखाई दे रहे थे। कुछ ईमानदार नेता, जो जनता की सेवा को अपना धर्म मानते थे, अपने क्षेत्रों में विकास की नई मिसाल कायम कर रहे थे। उनकी हार उसके लिए एक और जीत थी, एक और प्रमाण कि उसकी माया अजेय थी। चुनाव की गर्म हवा थम चुकी थी और जनता एक बार फिर अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आई थी। लेकिन विजयी नेता, जिनके भाषणों में विकास, सुधार और ईमानदारी की गूंज थी, वो अपने वादे भूल चुके थे। कली पुरुष का जहर अब उनके मन में पूरी तरह घुल चुका था। सत्ता सुख का आनंद लेते हुए वो भ्रष्टाचार के दलदल में धीरे धीरे डूबते चले गए। सरकारी खजाने को अपनी निजी तिजोरी समझकर लूटने लगे, जनता के लिए बनाई गई योजनाओं में घपला करने लगे। जिन लोगों ने उन्हें अपनी उम्मीदों का प्रतीक मानकर चुना था, वही अब उनकी नीतियों का शिकार होने लगे। मीडिया में धीरे धीरे उनके घोटालों की खबरें आने लगीं। विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कली पुरुष का प्रभाव इतना गहरा था कि सब आवाजें दब गईं। उन्होंने अपने भ्रष्ट साथियों का एक जाल बुन लिया था, जो उन्हें हर तरह से सुरक्षित रखता था। कली पुरुष अपनी सफलता पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, चाहे वो कितना भी ईमानदार क्यों न हो। और सबसे बुरी बात ये थी कि जनता इस सब से अनजान थी। वो अभी भी उसी नेता पर भरोसा कर रही थी जो उन्हें धोखा दे चुका था। कली पुरुष की माया से सारा देश बेशक नहीं घिरा था। कुछ चमकते सितारे अभी भी अंधेरे आसमान में दिखाई दे रहे थे। कुछ ईमानदार नेता, जो जनता की सेवा को अपना धर्म मानते थे, अपने क्षेत्रों में विकास की नई मिसाल कायम कर रहे थे। कली पुरुष की माया से सारा देश बेशक नहीं घिरा था। कुछ चमकते सितारे अभी भी अंधेरे आसमान में दिखाई दे रहे थे। कुछ ईमानदार नेता, जो जनता की सेवा को अपना धर्म मानते थे, अपने क्षेत्रों में विकास की नई मिसाल कायम कर रहे थे।
ये वे लोग थे जो कली पुरुष के जाल से बचे रहने में कामयाब रहे थे। उनका मन साफ था, इरादे नेक थे, और वो अपने लक्ष्य पर डटे रहे। वो जनता की आवाज सुनते, उनकी समस्याओं को समझते और उनके लिए काम करते। उनके क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे थे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा रही थी और विकास की गति तेज हो रही थी। ये नेता जनता के लिए एक उम्मीद की किरण थे, एक प्रमाण कि कली पुरुष की माया को हराया जा सकता है। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। कली पुरुष लगातार उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। वो उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो भी भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल पड़ें। यह एक लगातार चलने वाली जंग थी, जिसमें ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच एक निर्णायक मुकाबला चल रहा था। मानव जाति के नाम एक संदेश। कली पुरुष कोई परिकथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी बुराई का प्रतीक है। लालच, स्वार्थ, अहंकार, ये वो हथियार हैं जिनसे वो हमला करता है और धीरे धीरे हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है, चाहे वो नेता हो, धार्मिक गुरु हो या आम इंसान। चुनाव के नतीजे देखकर कली पुरुष खुश होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके जाल ने एक बार फिर काम किया है। लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बची है। कुछ ईमानदार लोग, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, हमें दिखाते हैं कि कली पुरुष को हराया जा सकता है। ये जंग हम सबको मिलकर लड़नी होगी। हमें अपने भीतर के कली पुरुष को पहचानना होगा और उसे हराने के लिए दृढ़ रहना होगा। हमें ऐसे नेताओं का चुनाव करना होगा जो ईमानदार हों, जो जनता की सेवा करना चाहते हों, न कि अपनी स्वार्थ सिद्धि। याद रखें, कली पुरुष का सबसे बड़ा हथियार हमारी अज्ञानता है। हमें जागृत रहना होगा, सचेत रहना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। तभी हम कली पुरुष के चंगुल से मुक्त हो सकेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे।